नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की सेकंड चैप्टर दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को हम डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर जीडीपी का कंसेप्ट, फिर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो जानेंगे वो है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते क्या हैं। तो ऑल एक्टिविटीज दैट गिव एन इनकम इन रिटर्न आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वैसे जितने भी एक्टिविटीज हैं जिससे हमको इनकम मिल सकता है, कुछ पैसे आ सकते हैं, उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर्स हो गया, जैसे इस पिक्चर में दो महिलाएं ये कॉटन फील्ड में काम कर रही हैं, कॉटन प्लग कर रही हैं। तो इससे क्या होगा, ये कॉटन फार्मर्स हैं, ये ग्रो करेंगे और इस कॉटन को वो बेचेंगे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, जिससे कॉटन क्लोथ्स या जो भी कुछ बन सकता है। ठीक है, फिर अदर एग्जांपल लेते हैं, पीपल गोइंग फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज, जैसे कि ये ईंट भट्टी में लोग काम करते हैं, तो ये भी यहाँ पर काम करते हैं, उनको एक इनकम जनरेट होता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो बैंक्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, तो अलग अलग जगह पे जो काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि इस पिक्चर में क्या आपको शो हो रहा है, पोस्टमैन डिलीवरी कर रहा है चिट्ठियों की, तो ये भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट जॉब होता है। उसके बारे में भी हम लोग आएंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में धीरे धीरे से। ठीक है, फिर जैसे ये कूली, ठीक है, तो ये कूली सामान हमारे लगेज को ढोते हैं। फिर है इस पिक्चर में है एक सेल्स बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, जिसमें एक सेल्स वोमेन कपड़े शो कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्योंकि ये कपड़े बेचकर ऑब्वियसली उनको इनकम होगा। ठीक है, तो वैसे एक्टिविटीज जिनसे इनकम जनरेट हो उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करेंगे किस किस में। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे। ठीक है, वो किस टाइप का काम करते हैं। फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कौन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सब के बारे में हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अलग अलग सेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। हम इसको 1 डिग्री से भी हम डिनोट करेंगे, तो जहां भी 1 डिग्री होगा वो समझ लीजिए प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर्स आर वो सेक्टर है goods which are produced by exploiting natural resources come under the category of primary sectors। ठीक है, तो वैसे गुड्स जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, भी हम इसको कहते हैं। तो क्यों कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, तो प्राइमरी सेक्टर्स जो है उसमें मेनली क्या क्या आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस हो गया, फार्मिंग हो गया, फार्मिंग में भी जो अनाज उगाते हैं, साथ ही साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया या फिर फिशरीज हो गया, एपीकल्चर हो गया, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इनकम जनरेट कर रहा है। तो जैसे इस केस में क्या, फार्मर जो है वो किसान जो है वो पैडी ग्रो कर रहे हैं और पैडी ग्रो हो जाएगा, फिर हार्वेस्ट करेंगे, फिर उस पैडी को वो मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इनका इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मेनली फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। माइनिंग भी एक
प्राइमरी ही सेक्टर है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी मिनरल्स है हम लोग माइन करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, सबकी माइंस होते हैं, कॉपर माइंस, आयरन माइंस, इसके माइंस होते हैं, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उस प्रोडक्ट से अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है। तो जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ से, वो कौन से सेक्टर में आएगा? तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर था। अब सेकेंडरी सेक्टर जान लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन गुड इनटू अनदर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 2 डिग्री से डिनोट करेंगे सेकेंडरी सेक्टर से। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज हम लोग जनरेट करते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं या रिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये तीनों ही सेम थिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर केन इन इनटू शुगर बाय द वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ, हम लोग शुगर केन ग्रो किए। ठीक है, शुगर केन उसका तो ऐसे रॉ यूज होता है, रॉ यूज आप उसके जूस बना के बेच सकते हैं, उससे भी इनकम जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसको शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर देते, चीनी में कन्वर्ट कर देते, उसके लिए क्या चाहिए? हमें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री चाहिए, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें। तो हमें एक प्रोसेस, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पे शुगर केन को शुगर में बदला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टील प्लांट होते हैं, आयरन प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरल वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जो भी फाइनल गुड्स, कपड़े वाले जो कॉटन ग्रो करते हैं फार्मर्स, उससे क्या होता है? उसको वीविंग, डाइंग और उसको बना करके वो एक्चुअल में क्लॉथ आता है। ठीक है, तो वो क्लॉथ जो आया वो कहाँ पर हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है कहाँ पे? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। तो वो सारे सेक्टर्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, या 2 डिग्री सेक्टर, या इंडस्ट्रियल सेक्टर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सेम थिंग है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, all production units producing services which help in the development of primary and secondary sectors come under the category of tertiary sectors। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? 3 डिग्री से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये वैसा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। किस तरह से? उसको डेवलप करने में। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लेट सपोज प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? शुगर केन, गन्ना उत्पादन हुआ, फार्मर्स ने किया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। फिर शुगर केन से वो शुगर बना, तो वो शुगर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में बनेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? सेक्टर चेंज हो गया। अब उस शुगर को हर घर तक पहुंचाना, तो हर घर तक पहुंचाना या हर इंसान के पास अवेलेबल कराना, तो वो कैसे होगा? तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो कम्युनिकेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा। फिर जो सर्विसेज है, जैसे कि बहुत सारे आपके आसपास में दुकान मिल जाएंगे। ठीक है, किराने के दुकान, किराने के शॉप्स मिल जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे? वो सर्विस सेक्टर हो गया। सिमिलरली अदर सर्विस सेक्टर भी है, सिर्फ वही नहीं है। जैसे कि सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स। तो जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ एक टाइप का, तो ये क्या हो गया? ये भी सर्विस सेक्टर में आएगा। डॉक्टर्स जो बीमार पर्सन को ठीक करते हैं, वो भी क्या है? डॉक्टर्स, नर्सेस, ये क्या है? वो टर्शियरी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर है। लॉयर हो गए जो आपके केस लड़ते हैं, एडवोकेट, जजेस, जितने भी हैं, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो टर्शियरी सेक्टर है। और टर्शियरी सेक्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए हम इसको टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, बैंकिंग हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये सब आ जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, अब तीनों सेक्टर आपको समझ आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों ही जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, वो तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे या उगाएंगे, फिर उस प्रोडक्ट से हम लोग एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उस रिफाइंड प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराने के, हर इंसान के पास अवेलेबल बनाने के लिए हमें टर्शियरी सेक्टर करना ज़रूरत है। तो क्या है, ये तीनों ही सेक्टर जो है वो हाईली इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, जैसे कि फार्मर्स बाय गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, फर्टिलाइजर्स। कहाँ से वो बाई कहाँ से करते हैं? जो फार्मर्स है, किसान है, कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है, चाहे वो धान की खेत हो या फिर धान की खेती हो या फिर गेहूं की हो, उनकी कैसे उगाएंगे? तो उनके लिए ट्रैक्टर्स चाहिए जो खेत को जोत सके, पंप सेट चाहिए इरिगेशंस के लिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये सब कहाँ बनता है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं देगा प्राइमरी सेक्टर को, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चरल गुड्स। अब प्राइमरी सेक्टर अगर एग्रीकल्चर मतलब कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये तो सबसे बेस है, एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बेस है, अगर यही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो पूरा जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर अनाज ही नहीं उगेगा, लेट सपोज गेहूं, चावल, धान कुछ भी नहीं उग रहा है, तो हम लोग क्या पैसा थोड़ी चबाएंगे? तो इसीलिए सर्विस जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे समझेंगे क्या सेक्टर का क्या सीन है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो this shows dependence of primary sector on the secondary sectors. Now farmers want to sell their output and for they need transport facilities. तो ठीक है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उनको पंप सेट, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, ये सब मिल गया। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन भी कर लिया, लेट्स सपोज गेहूं के प्रोडक्शन हो गया। अब उस गेहूं को अलग अलग मार्केट में पहुंचाने में या अलग अलग घर तक पहुंचाने में हमें क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस में आ जाता है? वो 3 डिग्री मतलब टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, तो दिस हेंस इट शोज द डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों ही सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर है। जैसे यहाँ पर है कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है, उस कॉटन को फार्मर ने प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। फिर वो कॉटन को मार्केट, सॉरी, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए भी ऑब्वियसली हमें टर्शियरी सेक्टर का नीड होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नीड होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर हम लोग का कपड़ा जो है, क्लॉथ रेडी हो जाएगा, फिर वो क्लॉथ जाएगा मार्केट में, दुकानों में मिलेगा, या फिर रेडीमेड कपड़े भी मिलते हैं, या फिर हम लोग जो टेलर से कपड़े बनाते हैं, तो टेलर हो गया, या जो दुकानदार है, जो शॉप्स है, जो शोरूम्स है, वो सब किस में आ जाएगा? टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो वो एक इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तीनों ही सेक्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो इनके तीनों सेक्टर्स है वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Comparing the three sectors. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. ज़रूरी है, क्योंकि हम देखेंगे कि हर इकोनॉमी में जो है वो एक से अधिक सेक्टर ऑब्वियसली होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकता, उनकी जो इकोनॉमी है वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमें एक से अधिक सेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग है। किसी में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट है, जो एग्रीकल्चरल कंट्री होगा वो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट डोमिनेंट होगा। उसी तरह से इंडिया में क्या होते हैं, यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। वो क्यों डोमिनेट है हम लोग समझेंगे। ठीक है, वाई डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज
एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों है जितने भी गुड्स बन रहे हैं या सर्विसेज हो रहे हैं उनको उनका प्रोडक्शन जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, विथ सो मैनी, जिसमें हम लोग इसमें बेसिकली हम लोग किसका कंसेप्ट पर समझेंगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका कंसेप्ट हम लोग इसमें समझेंगे। विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, है ना। हर गुड सर्विसेज को काउंट करना बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन क्या है, 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा। तो इतने लोग हैं, इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस होते होंगे, इतने सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते होंगे, तो उनको काउंट करना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures। तो छोटे से छोटे सामान जो घर में कीलें होती है, कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स है, फर्नीचर है, ये सब काउंट करना मतलब अनकाउंटेबल है, इसको काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं वही हम समझेंगे। Remember, there is one precaution one has to take. Not every goods or services that is produced and sold need to be counted। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी गुड्स बन रहे हैं या सर्विसेज रेडी हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको सबको ही काउंट करना ज़रूरी है। ठीक है, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सिर्फ हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करना है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनका काउंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे फाइनल गुड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ए फार्मर हु सेल व्हीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹8 के जी। ठीक है, एक किसान जो है वो सेल करता है गेहूँ टू ए फ्लोर मिल, जो आटा चक्की होता है उसको ₹8 पर केजी वो बेचता है। फिर जो आटा चक्की है वो ग्राइंड करता है व्हीट को एंड सेल द फ्लोर, आटे को बेच देता है, गेहूं को पीस करके जो आटा निकलता है उसको बेच देता है किसको, तो बिस्किट कंपनी को, बिस्किट कंपनी को बेच देता है ₹10 पर केजी में। ठीक है, तो ₹8 से वो ₹10 केजी में बेच देता है, तो इसमें क्या हुआ, ₹2 वो अपना उसका प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली वो सब कोई करता है। फिर द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर, फिर जो बिस्किट कंपनी होगी, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए आप अपने चॉइस का, वो क्या करेगा, उस आटे को लेकर एंड उसमें और भी बहुत इंग्रेडिएंट ऐड करेगा, शुगर ऐड करेगा, नमक ऐड करेगा, ऑयल ऐड करेगा, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब सब कुछ ऐड करेगा टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। ठीक है, तो उस 1 केजी आटे से वो 4 पैकेट बिस्किट बना रहा है, और भी एडिशनल थिंग्स है जैसे शुगर, ऑयल, ये सब भी ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर इट सेल्स द बिस्किट टू द मार्केट टू द कंज्यूमर एट ए रेट 60, मतलब ₹15 पर पैकेट। ठीक है, तो ₹15 पर पैकेट वो फिर उस बिस्किट को बेचता है, उसमें वैल्यू एडिशन करके, इसमें ऑयल, शुगर, इसको ऐड करने को क्या कहते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ₹10 से ₹15 में बेच रहा है। फिर तो यहाँ पर क्या होगा, जो बिस्किट है जो पर पैकेट ₹15 केजी से बेच रहा है, वो हो गया फाइनल गुड्स, दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। तो वैसे गुड्स जो हमारे कंज्यूमर, आम इंसान के हाथ में पहुंचता है, उनके घरों तक पहुंचता है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे आटा भी तो एक फाइनल गुड ही है, क्योंकि वो हमारे घर तक पहुंचता है, हम लोग उससे रोटी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो भी एक फाइनल गुड है। ठीक है, उसी तरह से बिस्किट भी फाइनल गुड है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सारे ही इस प्रोसेस में अगर सब पैसे को ऐड कर देंगे, ₹8, ₹10, ₹25, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 25 प्लस 8 लगभग ₹33 का हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ₹15 तो फाइनल गुड का दाम है ना, तो इसमें ऑलरेडी गेहूं का गेहूं का जो दाम था वो भी इंक्लूडेड है, फिर जो आटा चक्की का रेट है वो भी इंक्लूडेड है, शुगर, ऑयल, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर हम फिर से दोबारा से गेहूं, फिर से आटा चक्की का रेट, फिर शुगर, ऑयल का सबका ऐड करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएगा, इसीलिए हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं। ठीक है,
फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जांपल आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इन सब को क्या कहेंगे, व्हीट, व्हीट फ्लोर, ऑयल, शुगर, ये सब क्या है इस केस में इंटरमीडिएट गुड है। ये फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड जो हमारे घरों तक पहुंचे, कंज्यूमर के पास जाए, उसको हम लोग फाइनल गुड कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरमीडिएट गुड्स का एक डेफिनेशन है, फाइनल गुड्स का भी डेफिनेशन है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं काउंट किया जाता, तो वही डुप्लीकेशन वाला केस हो जाता है, हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलता। The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. ठीक है, the final the value of the final goods and services, तो ठीक है सर्विसेज भी इंक्लूड है। ठीक है, नॉट ओनली गुड्स बट सर्विसेज भी, जो हम जो टीचर्स देते हैं, जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, अलग अलग दुकानदार, ये सब जितने भी सर्विस सेक्टर में जो सर्विसेज है, ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है। प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में प्रोवाइड ड्यूरिंग द provides the total production of the sector for that year, and the sum of the production in the three sector gives what is called the gross domestic product, और जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो जीडीपी ऑफ ए कंट्री, तो जितना भी प्रोडक्ट्स, गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन के, जैसे हमारा भारत देश है, उस जोग्राफी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इंडिया की जीडीपी क्या है, कितनी है, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 3.75 ट्रिलियन के आसपास में, ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास में। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या है जीडीपी के मामले में, ऑलमोस्ट फिफ्थ रैंक पे है। और इंडिया से पहले कौन कौन सा है, तो इंडिया से पहले है ऑब्वियसली यूएसए है। यूएसए फर्स्ट रैंक है, जिसकी जो जीडीपी है ऑलमोस्ट 29-30 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, फिर यूएसए के बाद कौन आ जाता है, तो चाइना आ जाता है। तो चाइना की जीडीपी कितनी है, तो ऑलमोस्ट 17-18 ट्रिलियन के आसपास में। ठीक है, तो सेकंड चाइना। तीसरे पे कौन आ जाता है, तो तीसरे पे आ जाता है जापान आ जाता है। जापान की जो इकोनॉमी है या जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन के थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, फिर चौथे पे आ जाता है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी भी चौथा है, वो उसका भी ऑलमोस्ट 4 के आसपास में ही है। और इंडिया जो है 3.75। और इंडिया को कहा जा रहा है कि 2030 तक, 2030 तक इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो 2030 तक जो है वो इजीली इंडिया जो है जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। बस इंडिया के आगे कौन रहेंगे, यूएसए और चाइना। और 2030 तक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना जो है ये यूएसए के बहुत नज़दीक आ जाएगा, और शायद ये भी हो सकता है कि यूएसए को भी हरा दे। तो ये क्या है, इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जीडीपी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। विद इन अ कंट्री भी लिखना बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में। ठीक है, क्योंकि अपना इंडिया जो है अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है, स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग वार्ड्स, ब्लॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हर ब्लॉक, हर गांव, हर विलेज में जितना भी फाइनल गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, सबको तीनों सेक्टर में मिलाकर हम उसको एक साल के अंदर जितना भी हो रहा है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी क्या बताता है, जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, तो जीडीपी के मामले में वो है यूएसए, देन चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया। ठीक है, अब हम लोग हिस्टोरिकल चेंजेस देख लेते हैं, हर सेक्टर में कैसे कैसे सेक्टर्स में चेंजेस हुए। तो प्राइमरी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो जब हम लोग एंशियंट टाइम्स में देखेंगे अपने, जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो उस समय में क्या होता था, जितने भी अर्ली मैन्स थे उन लोगों का मेन काम क्या था, हंटिंग, फूड गैदरिंग, ये करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट शुरू हुआ, फिर वो एग्रीकल्चरल बनने लगे, सेटल्ड लाइफ होने लगा।
तो उस समय मेजर जो काम सेक्टर क्या था उस समय, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही था एंशियंट टाइम में। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होने लग गई, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम लोग फिर और आगे बढ़ते बढ़ते टर्शियरी सेक्टर में आने लगते हैं। तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट कंटेक्स्ट जो है वो इसी तरह से है। पहले तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर था। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो वही सीन है। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम देखेंगे तो इंडिया को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता था, क्योंकि उस समय सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता था। और इंडिया के पास प्रोडक्शन या टर्स प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर कुछ भी उस समय वैसा डेवलप नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों और जितने भी लुटेरे आए तो सब तो लूट के चले गए थे। तो इंडिया जो था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ सालों तक पूरा कंगाल था, और सिर्फ क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, इसीलिए बहुत बार आपको पता चला होगा कि फेमाइन्स आए, जिसमें बंगाल फेमाइन्स बहुत फेमस था। बहुत जगह बाढ़ आ जाता था, सूखा आ जाता। फिर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण धीरे धीरे डेवलपमेंट भी शुरू हो गया। फिर हम लोग क्या, सेकेंडरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट कर गए। और आज देखेंगे तो टर्शियरी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इंडिया में। ठीक है, वो क्यों हो रहा है वो भी समझेंगे। As methods of farming changed with new technology, better irrigation facilities, and others, there was more production and prosperity of the agricultural sector. ठीक है, तो ये बता दिया। With the coming of the industries and factories, people migrated from rural to urban areas. जैसे जैसे फैक्ट्रीज जितने भी सेटअप हुए थे कहाँ, वो शहरों में सेटअप हुए थे। तो फिर पीपल क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर तो डेवलप हो चुका था, तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तो अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लग गया था, तो बाकी वर्कर्स क्या करने लगे, वो शिफ्ट करने लगे अर्बन एरियाज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। तब क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का राइज होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर का राइज होने लगा। People started working in factories and there was more production of goods at a cheaper rate। क्योंकि अगर हम लोग मेजर ह्यूज अमाउंट में अगर कोई भी गुड को प्रोड्यूस करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल गुड्स होगा उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो मास प्रोडक्शन से क्या होगा, इंडिविजुअल गुड्स की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। दिस लेड टू द शिफ्ट ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप देख लीजिए जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये था डेटा 1973 टू 74 के टाइम पे, और ये 2013-14 के बीच में। तो उस समय देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा कम है, सेकेंडरी सेक्टर कम है, और सबसे डोमिनेंट क्या हो रहा था, प्राइमरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर उस समय ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं होता था। और इसमें रेशियो में भी देखेंगे तो ये तीनों ही सेक्टर जो है उसका जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम आपको नज़र आएगा। ठीक है, उस समय हमारी जो जीडीपी थी बहुत पीछे थी, बहुत कमज़ोर थे हम लोग उस समय। और धीरे धीरे 2013 से 14 के बीच में देखिए, जिसमें कि जो टर्शियरी सेक्टर का कितना राइज हो गया, मैनफोल्ड इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा एनॉर्मस इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर भी इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा आप राइज हो गया। ठीक है, ये डेटा से आपको ये मिलता है। फिर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तो क्या, क्यों टर्शियरी सेक्टर क्यों इतना आगे बढ़ गया, इतना ज़रूरत क्यों हो गया। ठीक है, तो मोर सर्विसेज वर प्रोवाइडेड to the other two sectors, primary and secondary, which led to the more employment opportunities in the tertiary sector। क्यों, क्योंकि प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो दोनों में ही राइज होने लग गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ने लगा। तो अब इन दोनों को हेल्प कौन करता है, इन दोनों को हेल्प करने वाला कौन है, तो वो टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, सब क्या है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ क्या इंपॉर्टेंस है, द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, स्कूल्स, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स इन अ कंट्री, दीज आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। है ना, तो ये सब क्या होता है, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कोर्ट्स है, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर
के बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज, ये सब मिलने लगी, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें काम करती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, टर्सरी सेक्टर डेवलप होने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी डेवलप होने हो गई। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एटसेट्रा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर विल बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, ठीक है, जितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हमें सर्विस सेक्टर की भी ज़रूरत होगी, टर्शरी सेक्टर की भी ज़रूरत होगी, साथ ही साथ में सेकेंडरी सेक्टर के भी, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटीज़, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ आ जाता है जैसे जैसे प्राइमरी, तो ये इसीलिए इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर एज इनकम लेवल राइजेस, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विसेज, जैसे जैसे इंसान की जो स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वो इनकम बढ़ेगी तो स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो लोग जो है वो रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, टूरिज्म इंक्रीज होगा, शॉपिंग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे जैसे इंडिया में हो रहा है। अब आप देखते होंगे कि पहले के टाइम पे जो रेलवे स्टेशन थे, अब रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है मतलब हम लोग उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं ताकि वैसे सेक्टर को में बूम आ सके, क्योंकि रेलवेज हो गया और भी बहुत सारे जो बैंक हो गए वो उसमें क्या है, वो गवर्नमेंट ज़्यादातर उसमें काम करती थी, गवर्नमेंट उसको देखभाल करती थी, लेकिन गवर्नमेंट पे लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, उससे क्या हो रहा है, उससे डेवलपमेंट बहुत जो वो स्पीड से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे रेलवेज में हो गया, बहुत सारे आपको जो नए नए जो कोचेस बन रहे हैं, जैसे वंदे भारत हो गया, गतिमान एक्सप्रेस, ये सब जो ट्रेन्स आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइन के ट्रेन्स आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म को सुधारा जा रहा है, रेलवे ट्रैक्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, फिर जो स्टेशन की बिल्डिंग होती है उसमें भी अब सुधार किया जा रहा है। अब ऐसे हर बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे जो वेटिंग हॉल होता है, जो एसी वाले वेटिंग हॉल होता है, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब नॉर्मली जिनके पास भी कंफर्म टिकट होती थी वो वेटिंग हॉल में जाके स्टे कर सकते थे, वेट कर सकते थे ट्रेन का। लेकिन अब क्या हो गया, प्राइवेट ऐसे बहुत सारे वेटिंग हॉल बन गए जिसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 10 रुपये 15 रुपये 1 घंटे के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, तब आप वेटिंग हॉल में बैठ सकते हैं। तो इस क्या हो रहा है, ये प्राइवेटाइज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर बूम करेगा तो क्या होगा, अब प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब के रेस्टोरेंट, टूरिज्म भी डेवलप करेगा, है ना। फिर सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल एंड इंक्रीज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले एक दशक में अगर देखा जाए, जब से जियो क्रांति आया है, जियो ने बहुत सारे जो टैरिफ रेट है वो बहुत कम कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, इंटरनेट का रेट कम हो गया, तो हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन्स सस्ते हो गए, इंटरनेट चार्जेस भी सस्ते हो गए, तो ऑनलाइन कंटेंट जो है वो बढ़ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए जितने भी है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब उसमें राइज होने लगा। साथ ही साथ में क्या हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, इन सब का भी राइज होने लगा। तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब के माध्यम से, ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है और इसका भी राइज होने लगा, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का राइज के कारण ही हम लोग टर्सरी सेक्टर जो है वो राइज कर रहा है। अगर ये दोनों सेक्टर नहीं होंगे तो टर्सरी सेक्टर का कोई वजूद नहीं होगा, और अगर टर्सरी सेक्टर ना होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। ऐसा होता है ना कि सर्विस सेक्टर में भी कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिसको कहा जाता है क्या, गोल्ड कलर्ड जॉब्स, गोल्ड कॉलर जॉब्स, आपने सुना होगा, गोल्ड कलर जॉब्स, ब्लू कलर जॉब, ब्लैक कलर जॉब, वाइट कलर जॉब्स। तो गोल्ड कलर जॉब जिस वैसे जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे बहुत जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, फिर जो स्पेस रिसर्च में काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, गोल्ड कलर जॉब्स कहते हैं। फिर उनसे तो जो थोड़ा लोअर कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कैटेगरी जॉब्स, ठीक है।
तो ब्लू कैटेगरी जॉब में क्या होता है, उसमें भी एजुकेशन स्किल की ज़रूरत होती है लेकिन थोड़ी से कम होती है। तो जैसे बहुत सारे जो कंपनीज में काम करते हैं, इंजीनियर्स है, ये सब जो क्या आ जाते हैं, वो ब्लू कैटेगरी जॉब्स में आ जाता है। उसी तरह से ब्लैक कलर, वाइट कलर, तो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, गोल्ड कलर जॉब्स में जो वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होता है, तो इसमें लिमिटेड सीट्स होती है। ब्लू कलर में उससे कम, उसमें भी लिमिटेड सीट होती है, ठीक है। At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport person, etc. ट्रक ड्राइवर्स हो गए, बस कंडक्टर्स, ये सब क्या है, इसमें उतनी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है लेकिन वहाँ यहाँ पर इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें स्किल्स की कम ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि हाईली स्किल्ड जॉब्स, सेमी स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड जॉब्स, अनस्किल्ड जॉब्स, वही ये सब कैटेगरी है। और गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बजाय हम लोग डिग्री के फोकस करें या मार्क्स पे फोकस करें, हम लोग को स्किल डेवलप करना चाहिए ताकि हम लोग कुछ कर सके। अगर किसी इंसान के पास कोई भी स्किल होगा ना, तो वो भूखा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो इसीलिए स्किल डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है, बेटर देन मार्क्स लाने का। मार्क्स कोई फ़ायदा नहीं करेगा आपको, अगर स्किल है तो आपको इवेंचुअली कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो इनकम होगा, इनकम होगा तो आपकी एक लाइफ, सेटल्ड लाइफ होगी, ठीक है। These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them। जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको किसी टाइप का स्किल नहीं होता, उनका लाइफ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। तो उनको रोज काम करना पड़ता है, रोज मेहनत करना पड़ता है। एक दिन कमाएंगे तो तभी खा पाएंगे, जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन नहीं खा पाएंगे, भूखा रहना पड़ता है। तो कंपटीशन तो है सब जगह, तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। तो टर्शियरी सेक्टर बढ़ तो रहा है लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट जो है वही उसका राइज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो इसमें हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ टू क्या कहता है कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, तो कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर कितना जीडीपी को कंटिन्यू कर रहा है, कितना परसेंटेज है। तो 1973-74 का अगर डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। हिस्सा कितना था, मतलब अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये अगर इंडिया के जीडीपी है तो 40% जो है, 40 रुपये जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता था। 10 रुपये जो है वो आता था कहाँ, सेकेंडरी सेक्टर से, और 50 रुपये आता था टर्शियरी सेक्टर से। तो ये 1973 और 74 के टाइम का डेटा। और अगर तो 2013-14 की बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर से कितना आ रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर 100 रुपया हम लोग जीडीपी मान के चलते हैं तो उसमें प्राइमरी सेक्टर कितना कर रहा है, 15-16 रुपये के आसपास कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, वो भी 20 रुपये के आसपास कर रहा है। बाकी जो बच गया टर्शरी सेक्टर वो है 60 रुपये, जो लगभग 60 रुपये के अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, 60-65 रुपया वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा। तो क्या हुआ, यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो गया। यहाँ पर क्या था, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑब्वियसली टर्शरी सेक्टर उस समय भी डोमिनेंट था लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता था जीडीपी में। लेकिन टर्श जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, जस्ट हाफ से भी कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी सी राइज मिली है और टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गया। तो ये ग्राफ वही शो कर रहा है कि जो अलग अलग सेक्टर्स है वो उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ, तीसरा जो ग्राफ है इसमें क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग जो सेक्टर्स है वो कैसे एम्प्लॉय कर रहे थे। तो 77-78 का डेटा देखा जाए तो 71% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा था, तो 71% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था। सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा था, 11% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, और टर्शरी सेक्टर में 18% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। अब 2018 की अगर डेटा देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है,
तो 44% सेकेंडरी सेक्टर से कितना हो रहा है 25%, एंड टर्शरी सेक्टर से आ रहा है 31% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर में जहाँ 71% लोग एम्प्लॉयड थे, वो 2017 आते आते 44% एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर राइज किसका हुआ है, तो राइज सेकेंडरी और टर्शरी का हुआ। प्राइमरी का तो यहाँ पर डिटोरिएशन हो गया, ठीक है, तो पर प्राइमरी और सेकेंडरी का ज़्यादा राइज हो गया। तो ऑब्वियसली हमें जो है वो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हमें तीनों ही इंपॉर्टेंट चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो फोकस करने वाली बात है वो है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है तभी जाके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि ये बेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, उसका जो नींव जो डालते हैं वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो नींव कौन डाल रहा है, वो है प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी जो सेक्टर हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ग्रो कैसे करेगा इकोनॉमी। लेट सपोज हम लोग जैसे कि अपना जो पड़ोसी मुल्क है, उस केस में क्या है, वो भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर उस तरह से अच्छा होता नहीं है। इसलिए क्या होगा, उनका एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी वो लोग गेहूं आटा चावल जो है वो इंपोर्ट कराते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं, इसीलिए उनका इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गया, है ना। सिमिलर केस है श्रीलंका के साथ भी। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, अनाज ही ग्रो नहीं करेगा, तो बाकी सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये कैसे हो सकता है, हम लोग किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। उस केस में क्या होता है कि उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक खेत में है, लगभग एक खेत को ठीक से मतलब चलाने के लिए, उसको अनाज उनाज उगाने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए लेट सपोज 6 लोग इनफ है एक खेत को, ठीक है। लेकिन 6 लोगों के बजाय उस खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम जो है वो 10 लोग 6 लोग इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10 लोग एम्प्लॉयड है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 4 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है ऑब्वियसली। अब क्योंकि दूसरा अपॉर्चुनिटीज उनके पास है नहीं, तो इसीलिए उनको मजबूरन इसी खेत पे काम करना पड़ रहा है, जहाँ पर 6 लोग इजीली कर सकते थे, लेकिन 10 लोग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है क्लास 9 में आपको इकोनॉमिक्स में जरूर समझ में आया होगा। फिर हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको पता चल रहा होगा कि बहुत बार कोरोना के टाइम में बहुत लोगों की जॉब्स चले गए थे, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था, अलग अलग सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था। साथ ही साथ में कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गए थे, जो ऑनलाइन क्रिएशन कर रहे थे, ऑनलाइन कंटेंट बना रहे थे, उनका एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था। तो ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और रूरल एरिया में अलग होता है, अर्बन में अलग होता है, फीमेल्स में अलग है, मेल्स में अलग है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब सीबीएसई का जो नया पैटर्न है, नया जो बुक है, उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन मैं सब कुछ ओल्ड एनसीईआरटी के बिहाफ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ। जो नया एनसीईआरटी बुक है वो बहुत ही बकवास, उसमें बहुत कुछ हटा दिया गया, ठीक है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सब कंसेप्ट आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए सबसे पहला है कि इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने विलेज को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करना पड़ेगा, जैसे रोडवेज हो गया, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबको डेवलप करना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, रोडवेज अच्छे बन रहे हैं, वाटर स्ट्रक्चर, हर घर जल जो योजना है उसके थ्रू हर घर में जल मिलता है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है, और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारे गांव डेवलप होंगे तो शहर भी डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि जो शहर में जो ओवरलोडिंग हो जाती है,
और अगर गांव डेवलप होगा तो लोग, गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, बाहर शहरों में नहीं आएंगे ऑब्वियसली काम करने के लिए, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको काम नहीं है, इसीलिए वो शहर में आता है। तो शहर क्या हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है। जैसे मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, ये सब चीज कितने हैं, मुंबई, ये सब जगह ही नहीं है, ओवर बर्डन हो जाता है। फिर प्रोवाइडिंग इजी एंड अफोर्डेबल बैंक लोन्स एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर्स के लिए बूस्ट अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बैंक लोन्स हो गए या इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, इन सब पे उसको इजी किया जाए। ठीक है, तो इसमें भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है। फिर है प्रमोशन ऑफ लोकल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, जिसको क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, जो घरों के अंदर में छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल पे कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो खिलौना हो गया हो या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गया हो, कुछ भी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो। तो जो लोकल लेवल पे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी, दोनों ही जगह में बहुत हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मिटिगेट करने के लिए, फॉर चैनलाइजिंग द एक्सेसिव वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, फिर टर्शियरी सेक्टर क्या है, कनेक्टिंग, सॉरी, फिर अगला पॉइंट है कनेक्टिंग विलेजेस टू द नियर बाई टाउन्स थ्रू पक्का रोड्स सो दैट फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस। ठीक है, फिर हमें कनेक्टिंग भी करना पड़ेगा, जितने भी विलेजेस है उन सबको आपस में तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, फिर विलेजेस को है वो सिटीज के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा और सारे सिटीज को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत सारी योजना सुनने में आया होगा न्यूज में, सागरमाला, भारतमाला, नेशनल हाईवेज कोऑर्डिनेटर, ये सब कितने सारे कनेक्टिंग विलेजेस वाले जो स्कीम्स है वो गवर्नमेंट लॉन्च करते रहती है, उस पर काम चलते रहते हैं। फिर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ ग्रेन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जो अनाज ग्रो हो रहा है उसको स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होने चाहिए, इजी ट्रांसपोर्टेशन, इजी और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए, तब जाके ना जो फूड क्रॉप्स है वो वेस्ट नहीं होंगे, जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है जो इजीली खराब हो जाते हैं वो टाइम पर मार्केट पर या कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे। और कोल्ड स्टोरेज भी होगा तो उसको हम लोग लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। A study conducted by the Niti Aayog estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं और बहुत सारे वैकेंसीज भी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं, कुछ करप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हम लोग उसको ठीक तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है। ठीक है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग लड़ते हैं जीवन भर। ठीक है, तो या फिर बहुत लोग गलत काम करने लगता है, होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि जिसको काम नहीं मिला वो माओइस्ट बन जाता है या फिर कोई आतंकवादी ग्रुप ज्वाइन कर लेता है या गलत गलत सलत संगत में आकर कुछ ड्रग्स लेने लगता है। तो ये सब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ये इफेक्ट्स है, बैड इफेक्ट्स है। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे यूथ को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार का ये सिर्फ, कितना भी कोई भी कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो सब गवर्नमेंट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करना होगा, हमें खुद ऐसा काम करना होगा कि हम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जॉब ढूंढने के बजाय हम लोग ऐसा काम करें कि इसमें हम लोग 10 लोगों को और एम्प्लॉय कर सकें, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर जैसे गवर्नमेंट का और एक स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, जिसको कहा जाता है मनरेगा के नाम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग, इन लॉ है राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ गए हैं, 700 से भी ज़्यादा, 750 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो गए इंडिया में, तो सब जगह में ये लागू होता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज इट इज नोन एज जो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2005 में लाया गया था। ऑल दोस, इस एक्ट में क्या कहा गया है कि ऑल दोस हु आर एबल टू एंड अ नीड इन वर्क, they are guaranteed 100 days of employment in rural areas for a year by a government।
तो जो भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए सक्षम है और जिनको ज़रूरत है, तो उनको सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो 100 डेज की गारंटी राइट टू वर्क के अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये रूरल एरियाज में मोस्टली होता है, ठीक है, शहरों में भी होता है ये अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन के आपको काम करने का अवसर एटलीस्ट देगा ही देगा, गारंटीड डेज देगा ही देगा, ठीक है। तो लेकिन ये जॉब्स कैसे होते हैं, इसमें काम क्या होता है, तो अनस्किल्ड काम होता है, ये स्किल्ड वाला काम नहीं है, ये अनस्किल्ड, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है उनके लिए ही ये काम दिया जाता है। तो ये स्किल्ड वाला जॉब ऐसा नहीं होता, जैसे कि कहीं पे दे दिया गया हो कि मिट्टी को खोदना हो, ठीक है, या झाड़ू लगाना हो, या किसी खंबे को जो पोल है उसको पेंट करना हो, तो ऐसे काम जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही काम इसमें किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट 100 से प्रोवाइड कराएगी गारंटी एक्ट। और अगर इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और फीस टू द पीपल, ठीक है। तो ये भी प्रावधान है कि अगर किसी को इसमें काम चाहिए और 15 दिन के अंदर में उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको अलाउंस देगी, मतलब उसको पैसा देगी, उसका डेली वेज देगी, ठीक है। तो वैसे पर्सन के लिए, तो इसके लिए आपको पहले एक कार्ड बनाना होता है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है, तभी जाके आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो हर स्टेट का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होते रहता है। This act would give preference to the type of work that would help to increase the production from land in future, ठीक है। वैसे ही काम जैसे मैं बताया, जैसे रास्ते साफ करना, या कचरा उचरा साफ करना, सफाई अभियान हो गया, या गार्डनिंग से रिलेटेड झाड़ू पोछा, ये सब काम मेनली इसमें दिया जाता है, ठीक है, मनरेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग दो ऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ क्लियरली रिटन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग गवर्नमेंट भी हो सकता है और साथ ही साथ में प्राइवेट भी हो सकता है, उस दोनों में ही रिटन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्रीमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। अब वैसे कैसे वो किस टाइप of जॉब होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं या प्राइवेट जॉब्स भी होते हैं, जिसमें एग्जाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यू होता है, उसमें डील्स, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इतना इस दिन से काम करेंगे, उसमें आपको पे स्लिप मिलता है, हर महीने की इस तारीख को आपको एक पर्टिकुलर दिन को पैसा मिल जाता है, उसमें आपको छुट्टियां मिलती है, हॉलीडेज मिलती है, वैकेशंस के लिए मिलते हैं, या पेड हॉलीडेज मिलती है। ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाते हैं, ठीक है। तो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सेमी प्राइवेट या गवर्नमेंट हो। जैसे सेमी प्राइवेट या जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना। अब पब्लिक प्राइवेट इन पे भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। and have to follow its rules and regulations which are given in the various laws such as Factories Act। जो बहुत लोग जो काम करते हैं स्टील प्लांट में, आयरन प्लांट में, वो उनको भी जो कानून बने हैं उनके तहत ही उनको फॉलो करना होता है कि आप, जैसे कि इसमें क्या क्या आ गया कि 8 घंटा ही काम कर सकते हो, और जिन इंसान को ओवर टाइम करना वो कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली किसी को नहीं कहा जा सकता कि आप उससे ज़्यादा काम करें, ठीक है। तो टाइम लिमिट रहता है कि इतना घंटा काम करना है, इतने से इतने बजे आपको आना है, वो सब क्या होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रहता है। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इन सबको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे। फीचर देख लेते हैं, फॉलो सिस्टमेटिक रूल्स प्रोसीजर सेट बाय द गवर्नमेंट, कि आपको इतना टाइम पे आ जाना है, आपका ऑफिस आवर है 9 बजे से 8 बजे से, आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू अटेंडेंस देना, ये सब जो होता है वो फॉर्मल सेक्टर में होता है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। फिक्स्ड सैलरी मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ, या शुरुआत में भी, शुरुआत में तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, एंड ऑफ द मंथ में ज़्यादातर मिलता है। विद इंसेंटिव्स एंड पर्क्स, इंसेंटिव्स मिलता है, हॉलीडेज, पेड हॉलीडेज, ये सब मिलता है। फिक्स्ड
वर्किंग आवर्स होता है, डिसेंट वर्क एटमॉस्फेयर, हैजर्डस कंजेशन नहीं होना चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर्स है कि 8 घंटा 12 घंटा कितना भी हो वो फिक्स्ड होता है। बेनिफिट्स लाइक क्या क्या मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव, पेड हॉलीडेज, पीएफ, प्रोविडेंशियल फंड, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंसेस, ये सब मिलता है। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और लोग चाहते हैं ज़्यादातर जितना से ज़्यादा लोग होगा वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख लेते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही मिलेगा, और मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा ही होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो लिमिटेड होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है, इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, unorganized system of employment which exists merely on verbal communication without any set of rules and regulations। जैसे ये चाय का दुकान हो गया, ठीक है, या कोई फार्मर, या कोई जो फूड वेंडर है, या वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, फूड वेंडर है, ये सब जो बेचते हैं उनको हमने क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे कोई सेट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसकी जब मर्जी होगा तब दुकान खोलेगा बंद करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। फीचर क्या क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, नो सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड, ठीक है। इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एज दे आर नॉट रजिस्टर्ड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आप जैसे कि आपको किसी को आपको ठेले में कोई सब्जी बेच रहा है ठेले पर, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो घूम घूम के अलग अलग लोकेलिटीज में जाके सब्जी या फल बेच रहा है, तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका जब मर्जी करे रात के 2 बजे भी बेचे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। इसमें सैलरी फिक्स नहीं है, कभी कम सेल होगा तो उसको कम पैसा मिलेंगे, ज़्यादा सेल हो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। दे मोस्टली रिलाई ऑन डेली वेजेस। फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिस दिन काम मिला उसको पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं मिला वो पैसा नहीं मिलेगा। फिर जॉब सिक्योरिटी इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। अगर धंधा चला, बिजनेस चला तो चला, नहीं चला तो खत्म। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव एट एनी टाइम विदाउट एनी रीजन, ठीक है, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, बहुत केस में होता भी है, बहुत जिसका खुद का बिजनेस हो किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कंडीशन अच्छा हो सकता है। अब आपके डाउट आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं यूट्यूब पे जो मैं लेट सपोज एजुकेशन चैनल है मेरा, मोनस्टोन क्लासेस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स है एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे ऐसे। तो वो सब क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइज्ड है ना अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वर्किंग कंडीशन फिक्स नहीं है कि आपको रोज वीडियोस डालने ही है। ये भी नहीं है कि आपको इस टॉपिक पे ही वीडियो डालना है, आपको ये भी नहीं है कि आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड थोड़ा सा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूट्यूब के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइसेंस है, वेरीफाई करना पड़ता है आपको। एक जैसे कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टिल फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि वीडियो का थंबनेल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, टैग्स होते हैं, उन सबको फिल करना पड़ता है, तब जाके आपका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो इसमें यूट्यूब ऐसे जो कंपनीज है या ऐसे जो लोग जिनसे इनकम जनरेट हो रहा, वो तो ना ऑर्गेनाइज्ड है ना अनऑर्गेनाइज्ड, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी सेक्टर्स का जो है राइज अब धीरे धीरे हो रहा है, जो मिक्स्ड सेक्टर्स है, ठीक है। फिर लास्ट जो आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे, तो वो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग 3 सेक्टर अभी तक पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वो भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर या फिर हम लोग उसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज।
द मेन मोटिव ऑफ द पब्लिक वेलफेयर एंड देयर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उसको हम लोग कहेंगे, इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा एसेट्स है और प्रोवाइड्स द सर्विसेज, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में करेंगे। और इसका मेन फोकस क्या था पब्लिक सेक्टर का, कि पब्लिक का वेलफेयर हो सके, पब्लिक का फायदा ज़्यादा हो सके। भले ही उस कंपनी का प्रॉफिट ना हो रहा हो, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, स्टील प्लांट हो गया, जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब क्या है, ओएनजीसी, ये सब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर है। इंडियन रेलवेज हो गया, इसमें क्या था, बहुत सालों से क्या हो रहा था, इसमें बहुत कम चीपेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, साथ ही साथ में कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पोस्ट ऑफिस हो गया, डाक विभाग, वो भी क्या है, पब्लिक सेक्टर है, वो बेनिफिट करता है। ठीक है, तो इनका मेन जो मोटिव है पब्लिक सेक्टर का या गवर्नमेंट सेक्टर का, कि पब्लिक वेलफेयर क्या है। वैसे बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, सीबीएसई हो गए, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के इसमें बहुत ज़्यादा एसेट्स होता है, गवर्नमेंट इसका निगरानी करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर्स, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individual or companies। तो किसी एक इंडिविजुअल के पास या कंपनी के पास में अगर ओनरशिप है, तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। द सोल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। और वैसे कंपनीज है, वैसे सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे है टिस्को, रिलायंस। टिस्को जो है वो टाटा की स्टील फैक्ट्री है जमशेदपुर में, और भी बहुत जगह में। रिलायंस जो हो गया, रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या, भारतीय एयरटेल, गोदरेज, बिरला, टाटा, ये सब जितने भी है अलग अलग कंपनीज है, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, इसमें वेलफेयर नहीं देखा जाता, इनमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, फिर दूसरे नंबर पे आएगा वेलफेयर। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में था। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। ठीक है, तो क्या कंट्रीब्यूशन है, इट प्रोवाइड्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी रोड्स है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, वो सब पार्क्स वगैरह, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, और ये गवर्नमेंट मेनली इसमें काम करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली कंट्री भी डेवलप होगा। फिर इट क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल, है ना, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा हेल्प करता है। इट जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस और डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जनरेट होगा, जिससे हमारा डेवलप हो सकेगा। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम है। मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो ये सबको प्रमोट करती है। इट इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का ये भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, कि कम दामों पे लोगों को राशन मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, ये सब होते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये सस्ते दामों पे अनाज प्रोवाइड करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाया हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। तो पब्लिक बहुत सारे सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, स्टेटस उसमें बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर में समझे थे, उसमें हम लोग ये सब डिस्कस किया था। फिर इट प्रोवाइड्स अस विद बेसिक फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, चीप इलेक्ट्रिसिटी, फेयर प्राइस शॉप्स। ये सब कौन कर रहा है, तो ये पब्लिक सेक्टर ही कर रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका तो मेन मोटिव क्या है, उनका तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, उनका मेन मोटिव है वेलफेयर करना,
पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो ये कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखना समझने मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।